स्वागत है आप सभी का सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट की लाइव क्लासेस में। मैं संदीप गौर, फैकल्टी ऑफ सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्वागत करता हूं हमारे सभी दोस्तों का, हमारे सभी मित्रों का, हमारे सभी विद्यार्थियों का। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने स्वर और व्यंजन पर हमारी वार्ता चल रही थी और मैं आपको स्वरों का वर्गीकरण बता रहा था या स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से किया जाता है। आज उसी बिंदु को हम आगे चर्चा में ले रहे हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वह था दोस्तों आपका स्वरों का वर्गीकरण, या लिख सकते हैं आप स्वरों का विभाजन, स्वरों का वर्गीकरण। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में आपको देखा था कि भाई स्वरों का वर्गीकरण या स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से किया जाता है, तो वो मैंने आपको बताया था कि स्वरों को कितने भागों में हम विभाजित करते हैं। तो एक मैंने आपको बताया था दोस्तों, क्या उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का जो विभाजन हम पढ़ रहे थे वह था दोस्तों पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा था हमारा दोस्तों मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, मात्रा या जिसे मैं कह सकता हूं उच्चारण काल के आधार पर, तीसरा था दोस्तों आपका जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, चौथा था मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर, पांचवें नंबर पर होठों की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, और लास्ट और अंतिम जो छठवें नंबर पर रहेगा क्या कि हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार। तो इन 6 बिंदुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मतलब जो स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है कुल 6 आधार पर किया जाता है। पहले आपका है उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार का मतलब ये होता है कि भाई जो स्वर आपके 11 होते हैं इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है। दूसरा लिखा है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। काल का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है समय के, समय से है। समय का मतलब है कि कुछ स्वर तो ऐसे होंगे जिनके उच्चारण में 1 सेकेंड का समय लगता हो, कुछ स्वर ऐसे होंगे जिनके उच्चारण में 2 सेकेंड का समय लगता हो, या कुछ स्वर ऐसे भी होंगे जिनके उच्चारण में 2 से अधिक सेकेंड का समय लगता हो। तो मात्रा या उच्चारण काल का मतलब होता है कि भाई किसी स्वर के उच्चारण में आपको कितना समय लग रहा है, कितना काल लग रहा है। और तीसरा था आपका जीभ के प्रयोग के आधार पर, अगला मुख द्वार खुलने के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, और हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर। अब लास्ट क्लास में हम स्वरों के वर्गीकरण में इन दोनों ही बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। लास्ट क्लास में आपको मैं इस बात से भली भांति परिचित करा चुका हूं, अवगत करा चुका हूं कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब आपकी बारी है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैंने आपको लास्ट क्लास में उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के स्वर बताए थे। जी हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर रखिए, क्या उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। इसको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। तो कमेंट बॉक्स में बताइए उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह कितना होगा आपका 2। उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको 2 प्रकार के स्वर बताए थे, और वह कौन कौन से थे। एक मैंने आपको बताया था मूल स्वर, एक मैंने चर्चा में लिया था मूल स्वर, और दूसरा मैंने आपको बताया था संधि स्वर। और दोनों ही बिंदुओं पर काफी गहराई से मैंने चर्चा की थी कि भाई संधि स्वर किसे कहा जाता है और मूल स्वर किसे कहा जाता है। फिर दूसरा मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो यह भी आपको मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं। इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दीजिए कि मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के माने गए हैं। क्या पूछ रहा हूं, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होंगे। फटाफट अपना आंसर दीजिए। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर कई बार आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है क्या कि मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं।
तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा दोस्तों कि मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, वह कितने प्रकार के दोस्तों, 3। लास्ट क्लास में मैं 3 प्रकार के स्वरों पर चर्चा कर चुका था कि मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होंगे, 3। और 3 कौन कौन से होंगे वह भी मैंने आपको बताया था। एक मैंने आपको बताया था लघु स्वर, दूसरा मैंने आपको बताया था क्या, दीर्घ स्वर, और तीसरा बताया था दोस्तों प्लुत स्वर। तो ये 3 प्रकार के स्वर माने जाते हैं मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। लघु या जिसे ह्रस्व भी बोलते हैं या एकमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। दूसरा होगा दीर्घ स्वर जिसे द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। और तीसरा दोस्तों आपका प्लुत स्वर या फिर इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो इतना तो हम लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अब आगे क्या होगा, तीसरा आज हम जिस बिंदु पर वार्ता करने वाले हैं वह कौन सा है कि भाई जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। यदि आप में से किसी को भी इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। चाहे तो मैं ऑप्शन आपको देता हूं, 2, 3, 4 और 5। जी हाँ दोस्तों, 2, 3, 4 या 5। मुझे बताइए जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के माने जाते हैं। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के माने जाते हैं। कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दीजिए। जीव या प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूं कि भाई जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 2 बिंदुओं पर हम वार्ता कर चुके हैं, आपके उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा था आपका मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। आज हम जो तीसरा बिंदु देखने वाले हैं वह आपका जीव के प्रयोग के आधार पर। जीव के प्रयोग के आधार। अब दोस्तों देखो जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर आपको किसी प्रकार से रटने की आवश्यकता नहीं है। आज पहली बार आपको पता चलेगा कि हम किसी चीज का आंसर पिक्चर के माध्यम से ही समझ सकते हैं या चित्रों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल गहराई तक लेके जा रहा हूँ। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, भाई जीव के प्रयोग के आधार पर किताबों में तो दिया रहता है कि भाई ये 2 होंगे या 3 होंगे, जितने भी होंगे। अब यहाँ पर जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर जितने भी होंगे, वैसे यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह कमेंट बॉक्स में जिन लोगों ने 3 कहा है तो 3 इज द राइट आंसर। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 3 ही क्यों होते हैं और 3 कैसे होते हैं। इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ा होगा दोस्तों, बहुत ही गजट कॉन्सेप्ट में आपको बताने वाला हूं क्या कि जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 ही प्रकार के क्यों माने गए हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि हम इस चीज को पिक्चर के माध्यम से या चित्रात्मक स्वरूप में भी समझ सकते हैं। वह चित्रात्मक स्वरूप क्या है उस तथ्य को जानिए। मान लीजिए दोस्तों यह आपका घर है, तो सपोज कर लेते हैं यह आपका घर है। चलिए, तो ये हमने सपोज किया कि भाई हमारा घर है और इसी घर से कुछ दूरी पर, क्या दोस्तों, इसी घर से कुछ दूरी पर मान लेते हैं यहाँ पर आपके मित्र खड़े हुए हैं और आप खड़े हुए हैं। अब आप लोगों में या आपके मित्रों में यह प्रतिस्पर्धा लगती है, इस बात का कंपटीशन लगता है कि भाई हम सब में से सबसे पहले इस घर को कौन टच करेगा या कौन इसे आपका स्पर्श करेगा या कौन इसे छुएगा।
तो हम क्या कह रहे हैं कि ये आपका घर है और कुछ ही दूरी पर आपके मित्र खड़े हैं, आपके दोस्त खड़े हैं और प्रतिस्पर्धा लगती है कि भाई सबसे पहले घर को कौन स्पर्श करेगा। जब बचपन में आप दोस्तों खेलने जाया करते थे तो हम आनंद के तौर पर, हम मनोरंजन के तौर पर कोई डेस्टिनेशन रख लेते थे और कहते थे कि भाई चलिए देखते हैं सबसे पहले इस पेड़ को कौन टच करेगा या सबसे पहले इस मंदिर को कौन आपका स्पर्श करेगा। तो ठीक उसी प्रकार से मैं कह रहा हूं, हमने घर मान लिया है और हमने कहा है कि कुछ ही दूरी पर आपके मित्र खड़े हैं और आप खड़े हैं। अब आप में प्रतिस्पर्धा इस बात की होती है कि सबसे पहले इस घर को कौन टच करेगा। अब सभी आपके मित्र और आप यहां से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। हो सकता है कुछ मित्र हैं आपके वह तो सबसे आगे निकल गए, कुछ आपके जो मित्र थे वह सबसे आगे निकल गए, कुछ आपके मित्र थे वह बीच में रह गए और कुछ मित्र ऐसे भी थे जो सबसे पीछे रह गए। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ आप और आपके मित्र खड़े हुए हैं, बात की प्रतिस्पर्धा चल रही है कि सबसे पहले इस घर को कौन टच करेगा। तो कुछ मित्र आपके ऐसे हैं जो दौड़ने में तेज धावक हैं, इसलिए वो सबसे आगे निकल गए। कुछ मित्र आपके ऐसे हैं जो बीच में रह गए और कुछ मित्र आपके दौड़ने में काफी धीमी गति से चल रहे थे, वह सबसे पीछे रह गए। अब इस बात से मतलब क्या है, यदि मैं कह रहा हूं कि कुछ मित्र आपके ऐसे हैं जो सबसे आगे निकल गए, तो जो सबसे आगे निकले हुए हैं उन्हें मैं एक नाम दे रहा हूं दोस्तों, अग्र। जो सबसे आगे निकल गए हैं उन्हें मैं नाम दे रहा हूं अग्र, और जो साथी आपके बीच में रह गए हैं उन्हें मैं नाम दे रहा हूं मध्य, और ऐसे मित्र आपके जो दौड़ने में काफी पीछे रह गए हैं उन्हें मैं नाम दे रहा हूं दोस्तों आपका पश्च, मतलब पीछे। तो जो सबसे आगे आए थे उन्हें तो मैंने अग्र कह दिया, जो बीच में रह गए थे उन्हें मध्य कह दिया, और जो सबसे पीछे रह गए थे उन्हें मैंने क्या कह दिया, पश्च कह दिया। और इस बात को मैंने कह दिया कि अब ये सड़क ना होते हुए आपकी जीवा है। क्या कह दिया मैंने, यह सड़क ना होते हुए अब आपकी क्या है, जीव है या जीवा है। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो गए, 3। कौन कौन से हो गए, 3। पहला तो हो चुका है अग्र, जीव का अग्र भाग, दूसरा हो चुका है जीव का मध्य भाग, और तीसरा क्या होगा, जीव का पश्च भाग। इसका मतलब है यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के माने जाते हैं, तो राइट आंसर कितना होगा, 3। और 3 कौन कौन से दोस्तों, जीव का अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये दोस्तों यहां से आपका जो निकल के आ चुका है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब बात करें सर परिभाषा क्या होगी, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यदि मैंने कहा है कि भाई आपकी जीभ की 3 भाग माने जाते हैं, यह आपकी जीभ का सबसे अगला हिस्सा है, यह आपकी जीभ का मध्य का भाग है या बीच का भाग है, और यह दोस्तों आपकी जीभ का सबसे पिछला या पीछे का भाग है। इसका मतलब ये हुआ, परिभाषा की बात करें कि भाई जिन स्वरों के उच्चारण में, क्या कह रहा हूं, जिन स्वरों के उच्चारण में आपकी जीभ का अगला हिस्सा काम करता है वह तो क्या कहलाएंगे, अग्र स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में आपकी जीभ का बीच वाला भाग या मध्य भाग क्रियाशील रहता है वह क्या कहलाएंगे, मध्य स्वर कहलाएंगे। और जिन स्वरों के उच्चारण में आपकी जीभ का पिछला हिस्सा काम करेगा या पिछला भाग काम करेगा वह कैसे कहलाएंगे दोस्तों, आपका पश्च स्वर कहलाएंगे। तो परिभाषा तो सिंपल सी आपकी बन गई कि भाई जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करे वह अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य का हिस्सा काम करे वह मध्य स्वर, और जिन स्वरों के उच्चारण में आपकी जीभ का सबसे पिछला भाग क्रियाशील रहे, सबसे पिछला भाग काम करे तो वह तो क्या कहलाएंगे दोस्तों, पश्च स्वर। अब यहाँ से दोस्तों परिभाषा कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती, बाई चांस यदि कभी पूछ भी ले तो वैसे परिभाषा आपकी परीक्षा में कभी नहीं पूछी जाएगी कि बताइए मध्य स्वर किसे कहा जाता है, बताइए अग्र स्वर किसे कहा जाता है या पश्च स्वर किसे कहा जाता है। तो बात आती है कि सर जब यहाँ से परिभाषा नहीं पूछी जाती है तो फिर क्यों पढ़ाया जा रहा है या परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न तो आपसे परीक्षा में यह बनता है
कि जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन आपको दे देंगे 2, 3, 4, 5। तो इतना तो हमने देख लिया कि भाई जीव के प्रयोग के आधार पर कितने स्वर होंगे, 3, और 3 ही क्यों होंगे। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि भाई जब कोई कंपटीशन होता है, कोई प्रतिस्पर्धा होती है, तो उसके कितने विनर माने जाते हैं, 3 लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है, 3 लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। कौन कौन सी, आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कितने लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, फर्स्ट विनर रहेगा, सेकंड रहेगा और कौन रहेगा, थर्ड रहेगा। तो जो फर्स्ट थे उनको मैंने अग्र कह दिया, जो सेकंड थे उन्हें मध्य कह दिया, और जो थर्ड थे उन्हें क्या कह दिया, पश्च कह दिया। इसका मतलब है जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो गए, 3। तो या तो आपसे संख्या पूछ लेगा, और फिर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, अब हमने कहा है कि भाई स्वर कितने होते हैं, 11। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई निम्नलिखित में से वह कौन सा स्वर है जो अग्र स्वर की श्रेणी में आता है, या फिर आपको दे दिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा मध्य स्वर का उदाहरण नहीं है। इसका मतलब यह हुआ आपसे परीक्षाओं में स्वरों को पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्र स्वर है, कौन सा अपश्च स्वर है, और कौन सा दोस्तों आपका मध्य स्वर है। तो बात करें इन स्वरों की कि भाई कौन सा स्वर कहां पर आएगा, तो आपको याद रखना है कि आपकी जीभ के अगले भाग से जिन स्वरों का उच्चारण किया जाता है, कौन कौन से, क्या बोल रहा हूं, आपकी जीभ के अगले भाग से जिन स्वरों का उच्चारण किया जाता है वह क्या होंगे दोस्तों, छोटी ई, दीर्घ ई, ए और आई। इन 4 स्वरों का उच्चारण दोस्तों आपके जीभ के किस हिस्से से किया जाता है, अगले हिस्से से या अग्रभाग से किया जाता है। अब बात करेंगे मध्य स्वर, मतलब आपकी जीभ का मध्य भाग से किस स्वर का उच्चारण होता है, तो वह होगा दोस्तों एकमात्र यहाँ पर आ। एकमात्र दोस्तों क्या होगा आपका आ। और बात करें पश्च स्वर में क्या होंगे, तो जितने बचे हुए स्वर हैं, जी दोस्तों, जितने आपके बचे हुए स्वर हैं वह कहां पर आएंगे, आपके पश्च स्वर में। और बचे हुए कौन कौन से हैं दोस्तों, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, आ, उ, दीर्घ उ, ओ और औ। तो ये दोस्तों आपके 5 स्वर, ये आपके 5 स्वर आपके जीभ के पश्च भाग से बोले जाते हैं। एकमात्र आ स्वर जीभ के मध्य वाले भाग से बोला जाता है, और बाकी आपके जो 4 स्वर हैं जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं। इस प्रकार देखेंगे 5, 4, 9 और 1, 10, जबकि स्वर कितने होते हैं, 11। अब यहाँ पर एकमात्र कौन सा छूटा है, री। तो यहाँ पर री के उच्चारण में हम किसी भी जीभ के किसी भी भाग को शामिल नहीं करते हैं, सिर्फ मात्र कितने स्वरों को मान्यता दी गई दोस्तों, आपके 10 से 10 स्वरों में ही ऐसा माना जाता है कि जब आप इन 10 स्वरों का उच्चारण करेंगे तो जीभ का अगला हिस्सा काम करेगा, मध्य काम करेगा या पश्च काम करेगा। अब दोस्तों यहां से जो चीज लिखी हुई है कि भाई अग्र स्वर में ये 4 आएंगे, मध्य में आपका 1 आएगा, एकमात्र आ होगा, और पश्च में कितने में दोस्तों 5 होंगे। तो यह चीज तो दोस्तों आपको किसी भी किताब में मिल जाएगी, या कोई भी कोचिंग संस्थान का शिक्षा आपको भली भांति पढ़ा देगा। किंतु अब मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूं दोस्तों, इतिहास में पहली बार, कि सबसे बढ़िया इसकी ट्रिक क्या होगी, मतलब हम कैसे याद रखें कि कौन कौन से स्वर अग्र स्वर होंगे, कौन से मध्य होंगे और कौन से दोस्तों आपके पश्च होंगे। क्योंकि जो विद्यार्थी खुद से पढ़ते हैं या फिर आप जहां भी आपका सोर्स रहता है, आपके पास इनको रटने के अलावा कोई आपका साधन नहीं रहता है, किंतु मैं आपको उस रटन विद्या से मुक्त करा रहा हूं। मतलब इन जो स्वर आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको बताने वाला हूं कि अग्र स्वर को कैसे याद करना है, जीभ के मध्य भाग से कौन से स्वर बोले जाएंगे और जीभ के पश्च स्वर से कौन कौन से स्वर आपके बोले जाएंगे। आपको दोस्तों रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो अब वह ट्रिक क्या है वह जानिए। चलिए अब एक ट्रिक की बात करें कि भाई इनको हम याद कैसे करेंगे। तो दोस्तों ट्रिक याद रखिए, ट्रिक हमारी क्या रहेगी, आपके मध्य इमली
ईक के आगे आ के मध्य, इमली ईक के आगे एड़ी ऐनक जोड़ो, एड़ी ऐनक, ऐनक मतलब चश्मा होता है, जोड़ो। तो पहली पंक्ति हमने यहाँ पर बनाई है क्या कि अ के मध्य इमली ईक के आगे एड़ी ऐनक जोड़ो, और दूसरी पंक्ति में लिख रहा हूं शेष बच्चे को बंधु मेरे पीछे छोड़ो। तो इस प्रकार याद करने की हमने यहाँ पर जो ट्रिक बनाई है कि कौन कौन से अग्र स्वर होंगे, कौन कौन से मध्य स्वर होंगे और कौन कौन से दोस्तों आपके पश्च स्वर होंगे, क्योंकि रट तो कोई भी विद्यार्थी लेता है, जी आपको लाइफ टाइम के लिए याद रखना है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे हमारी ट्रिक यहाँ पर कह रही है कि आ के मध्य इमली के आगे एड़ी ऐनक जोड़ो, और दूसरी पंक्ति है शेष बचे को बंधु मेरे पीछे छोड़ो। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर कौन कौन से शब्द आपको ध्यान में रखना है। एक आपको ध्यान में रखना दोस्तों आपका मध्य, एक आपको याद रखना दोस्तों आगे, और एक आपको दोस्तों याद रखना आपका शेष। अब हमने क्या कहा है कि आ के मध्य, इसका मतलब है मध्य भाग से कौन सा स्वर बोला जाएगा, जीभ के आ। यहाँ पर आप देखेंगे यदि मैंने लिखा है कि आ के मध्य, इसका मतलब है जीभ के मध्य भाग से कौन सा स्वर बोला जा रहा है दोस्तों आपका आ। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या मिल जाएगा आ। अब इसके आगे का मतलब दोस्तों क्या है, जो विद्यार्थी है, जो मित्र आपके सबसे आगे आए थे दौड़ में, उनको मैंने क्या कहा था, अग्रस्वर। इसका मतलब है आगे का अर्थ हुआ आगे कौन कौन आए दोस्तों, तो इमली से दोस्तों आपको क्या रखना, आपका इमली से ई याद रखना है। एक मतलब गन्ना होता है, तो ये आपको दीर्घ ई याद रखना है। एडी से आपको ए याद रखना है, और ऐनक से आपको दोस्तों क्या याद रखना है, आपका आई आपको याद रखना है। इसका मतलब है छोटी ई, दीर्घ ई, ए और आई, ये चार स्वर दोस्तों कहां से बोले जाएंगे, जीभ के आगे वाले हिस्से से या अग्रभाग से बोले जाएंगे। और फिर आगे लिखा है शेष बच्चे को बंधु मेरे कहां पर छोड़ो, पीछे छोड़ो। पीछे छोड़ने का मतलब है जो मित्र आपके दोस्त दौड़ में पीछे रह गए थे, हमने उनको पीछे छोड़ दिया। और किन किन को पीछे छोड़ा था, आपका बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ और औ। इसका मतलब है शेष बच्चे को बंधु मेरे पीछे छोड़ो। बचे हुए जो आपके 5 स्वर हैं, ये जीभ के पीछे वाले हिस्से से, अर्थात किस भाग से बोले जाते हैं, पश्च भाग से बोले जाते हैं। इसके साथ साथ एक और मैं आपको तरीका बता देता हूं कि हमने कहा था कि भाई मध्य स्वर कौन सा होता है, आ। मध्य स्वर कौन सा होता है आपका आ, मतलब जीभ के मध्य वाले भाग से कौन सा स्वर बोला जा रहा है, आ। जिसको आप ऐसा भी याद रख सकते हैं क्या कि हमें पता है जो व्यंजन होते हैं वह किससे मिलकर बने होते हैं, स्वरों से मिलकर बने होते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूं प्रत्येक स्वर के उच्चारण में कौन सा स्वर छिपा होता है, आ। क्या बोल रहा हूं, प्रत्येक स्वर के उच्चारण में कौन सा स्वर छिपा होता है, आ। या फिर मैं कह सकता हूं प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में यदि आ स्वर छिपा होता है, या प्रत्येक व्यंजन के मध्य क्या आता है, आ। क्या बोल रहा हूं, प्रत्येक व्यंजन के मध्य में क्या आता है, आ। क्योंकि व्यंजन का जब उच्चारण करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, स्वर। तो हम स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि मध्य स्वर कौन सा होगा, आ। और आपको मध्य स्वर क्यों कहा, क्योंकि इसका मतलब है व्यंजनों के उच्चारण में प्रत्येक व्यंजन में दोस्तों आ स्वर छिपा रहता है। और आ स्वर छिपे रहने का मतलब है कि व्यंजनों के मध्य में क्या होता है, आ। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि मध्य स्वर में कौन सा क्या आएगा दोस्तों, आपका आ होगा। तो यहां से आपको स्पष्ट हो गया। अब इमली, ईख, एड़ी, ऐनक, इनको हम कहां पर जोड़ रहे हैं, आगे। तो आगे का मतलब क्या है, ये जीभ के आगे वाले हिस्से से बोले जाते हैं। और शेष बचे को बंधु मेरे पीछे जोड़ो, मतलब बचे हुए जो 5 स्वर है ये जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं। इस चीज को दोस्तों मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि जो 3 की आकृति वाले हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ही गजब ट्रिक आपको बता रहा हूं इतिहास में पहली बार, क्या कि जो 5 स्वर आपकी जो पश्च स्वर हमने जीभ के पिछले हिस्से में माने हैं, उनको याद कैसे करें। तो आप देखेंगे इन 5 स्वरों में कौन सी आकृति दिखाई दे रही है, 3 की। मतलब जो 3 की आकृति वाले स्वर हैं
जो 3 की आकृति वाले स्वर हैं ये कौन से स्थान पे आएंगे दोस्तों? तीसरे स्थान पर आएंगे। इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं कि जो 3 की आकृति वाले स्वर हैं ये कौन से स्थान पे आएंगे? तीसरे स्थान पर आएंगे। और तीसरे स्थान पर कहने का मतलब है जीभ के किस हिस्से से बोले जाते हैं? ये पश्च भाग से बोले जाते हैं या पिछले हिस्से से बोले जाते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, इससे आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं कि भाई मध्य स्वर कौन सा होगा, अग्र स्वर कौन सा होगा और पश्च स्वर कौन सा होगा। इस प्रकार से अब आप भली भांति समझ गए होंगे कि भाई जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के स्वर माने जाते हैं? 3 प्रकार के स्वर माने जाते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर होगा, मध्य स्वर होगा और पश्च स्वर होगा। अब देखो प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में कौन सा स्वर बीच में आता है? अ। इसका मतलब है जीभ के मध्य हिस्से से कौन सा बोला जाएगा? अ बोला जाएगा। अब हमने क्या कहा था कि भाई मध्य में तो आ चुका है, अग्र में कौन सा आएगा? तो अग्र में हमने बोला है इमली ई के आगे एड़ी एनक जोड़ो, तो छोटी ई, दीर्घ ई, ए और ए कहां से बोला जाएगा दोस्तों? आपके आगे से, मतलब आपके जीभ के अग्र हिस्से से। और जो 3 की आकृति वाले हैं, जो 3 की आकृति वाले हैं या जिनमें 3 का सांकेतिक रूप दिखाई दे रहा है जिन स्वरों में, वो कहां पर आएंगे? तीसरे स्थान पर आएंगे। सिंपल सी ट्रिक दोस्तों बता रहा हूं, बहुत ही बढ़िया। जिनमें 3 की आकृति है वो किस स्थान पे आएंगे? तीसरे स्थान पर आएंगे। और तीसरे स्थान पर कहने का मतलब है जीभ के पश्च भाग से बोले जाएंगे। तो इस प्रकार के दोस्तों ट्रिक या कॉन्सेप्ट को किताबों में नहीं रहता, ना ही कोचिंग में पढ़ाया जाता है, किंतु आज आपको सावधानी कोचिंग के मंच से बहुत ही बढ़िया ट्रिक मिली है कि हम इनको किस प्रकार से याद रखेंगे। चलिए अगला हमारा जो बिंदु हम चर्चा में ले रहे हैं कि भाई स्वरों का जो वर्गीकरण हम 3 आधार पर पढ़ चुके हैं, उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, और तीसरा अभी अभी हमने किस बिंदु पर बात की है? जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने स्वर होते हैं वो हम देख चुके हैं। अब इससे आगे हम देखते हैं चलिए तो चौथा जो हम दोस्तों बिंदु चर्चा में ले रहे हैं, अब आएगा दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर। क्या बोल रहा हूं? मुख्य द्वार खुलने के आधार पर। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। जिन भी विद्यार्थी को इसका आंसर पता है कि मुख्य द्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। क्या प्रश्न है मेरा? मुख्य द्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। यदि मैं ऑप्शन की बात करूं तो 3, 4, 5, 6 में 4 ऑप्शन आपको दे दिए। कौन कौन से? 3, 4, 5, 6। आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए मुख के प्रयोग के आधार पर या मुख द्वार आपका जो खुलता है, हो सकता है कुछ स्वरों के उच्चारण में आपका मुख पूरा खुलता हो, कुछ स्वरों के उच्चारण में आपका मुख पूरा बंद रहता हो, या कुछ स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुला रहता हो या आधा आपका बंद रहता हो। तो मुझे बताइए कितनी टोटल कंडीशन या स्थितियां होंगी मुख द्वार खुलने के आधार पर। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए संख्या कितनी होगी। ऑप्शन आपके पास है 3, 4, 5, 6। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, क्या जिन लोगों ने भी आंसर 4 दिया है तो 4 इज द राइट आंसर। 4 इसका सही उत्तर होगा कि मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। अब 4 कौन कौन से होते हैं उस तथ्य को समझिए। तो 4 की हम बात करें तो 4 कौन कौन से होंगे? पहले नंबर पर हमने लिखा है दोस्तों समृद्ध स्वर। पहले स्थान पर क्या लिखा दोस्तों? समृद्ध स्वर। दूसरा हमने लिखा है अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर। तीसरा
विब्रत विब्रत स्वर, और चौथा होगा दोस्तों अर्ध विब्रत स्वर। तो यहाँ पर दोस्तों मुख द्वार खुलने के आधार पर कुल कितने प्रकार के स्वर माने जाते हैं? 4। समृत है, अर्ध समृत है, विब्रत है और अर्ध विब्रत स्वर है। अब बात करेंगे परिभाषा की, तो दोस्तों परिभाषा किसी प्रकार को भी रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको परिभाषा के लिए शब्दों का चयन देखना है, मतलब परिभाषा में किस प्रकार के शब्दों का चयन किया गया है। यदि मैं कह रहा हूं मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, तो शब्द पर गौर कीजिए। पहला शब्द मैंने क्या बोला दोस्तों? समृत स्वर, समृत स्वर और विब्रत स्वर। तो दोस्तों यहाँ पर आपने कक्षा 11वीं या 12वीं में जो विद्यार्थी गणित से अपने संपर्क बनाए हैं, जिनका गणित संकाय रहा था, गणित विषय रहा था, तो आपने कक्षा 11वीं 12वीं पढ़ा होगा। एक था ओपन इंटरवल और एक था दोस्तों आपका क्लोज इंटरवल। हिंदी में उसे कहते थे हम समृत अंतराल, और दूसरा क्या कहते हैं दोस्तों आपका? विब्रत अंतराल। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों यहाँ पर समृत का मतलब क्या होता है दोस्तों? खुला हुआ। समृत का अर्थ क्या होता है? खुला हुआ। सॉरी, समृत का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर बंद। समृत का मतलब होता है बंद अर्थात क्लोज, और यहाँ पर विब्रत का मतलब होगा दोस्तों आपका खुला हुआ, ओपन। क्योंकि कई बार आपकी परीक्षाओं में दोस्तों आपसे विलोम शब्द में भी ये पूछा गया है कि बताइए समृत का विलोम क्या होगा। तो समृत का मतलब होता है बंद, तो इसका विलोम क्या बन जाएगा? विब्रत, और विब्रत का मतलब क्या होता हुआ? खुला हुआ। इस प्रकार अर्ध समृत का मतलब क्या होगा दोस्तों? आधा बंद। अर्ध का मतलब होता है आधा और समृत का मतलब होता है बंद, मतलब आधा बंद। इसी प्रकार अर्ध विब्रत, अभी हमने देखा विब्रत का मतलब होता है खुला हुआ और अर्ध मतलब आधा। कितना खुला हुआ? आधा खुला हुआ। अब बात करें परिभाषा की कि सर इसकी डेफिनेशन या परिभाषा क्या होगी, तो भाई सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा है। समृत स्वर का अर्थ यहाँ पर क्या है? बंद। इसका मतलब हुआ कि जिन स्वरों के उच्चारण में आपका मुख बंद रहता है, क्या बोल रहा हूं? 11 स्वरों में से जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख बंद रहता है, ऐसे स्वर क्या कहलाते हैं? समृत स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख आधा बंद रहता है, वह तो क्या कहलाएंगे दोस्तों आपके? अर्ध समृत स्वर। अब विब्रत का मतलब क्या होता है? खुला हुआ। मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में आपका मुख पूरा खुला हुआ होता है, वह तो क्या कहलाएंगे दोस्तों आपका? विब्रत स्वर। और अर्ध विब्रत स्वर में क्या हो जाएगा? आधा खुला हुआ। मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में आपका मुंह आधा खुला रहता है, वह तो क्या कहलाएंगे दोस्तों आपके? अर्ध विब्रत स्वर। परिभाषा में कुछ भी नहीं रखा गया है। फिर से मैं कह रहा हूं, आपसे एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछी जाएगी कि बताइए अर्ध समृत स्वर किसे कहा जाएगा या अर्ध विब्रत स्वर किसे कहा जाएगा, या विब्रत स्वर क्या होता है या समृत स्वर क्या होता है। आपको हाँ दो यहाँ से शब्द के अर्थ जरूर ध्यान में रखने हैं, क्योंकि आपसे विलोम शब्द में पूछ लिया जाता है समृत का विलोम क्या होगा। तो समृत का मतलब होता है क्लोज या बंद, और विब्रत का मतलब क्या होता है? ओपन या खुला हुआ। तो सिंपल सी परिभाषा है कि भाई 4 ही कंडीशन होगी। हो सकता है कि या तो आप जो स्वरों को उच्चारण करें, मुख पूरा बंद रहे। जब आपका मुख पूरा बंद रहेगा तब तो कंडीशन कौन सी बनेगी? समृत। और जब आपका मुख आधा बंद रहेगा तो वह क्या है? अर्ध समृत। जब आपका मुख पूरा खुला होगा तो विब्रत, और जब आपका मुख आधा खुला होगा तो वह क्या आपका? अर्ध विब्रत स्वर। तो परिभाषा परीक्षा में आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। आपसे पुनः मैं कह रहा हूं, आपसे या तो क्या पूछा जाएगा? संख्या दे दिया गया आपको परीक्षा में, बताइए मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो अब आंसर क्या लगाएंगे भाई? 4 प्रकार के होते हैं। अब आपसे यह पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र समृत स्वर का उदाहरण है, या निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विब्रत स्वर का उदाहरण नहीं है। मतलब आपसे जो भी स्वर होते हैं उनकी स्थिति पूछी जाएगी कि अर्ध विब्रत स्वर कौन सा है, अर्ध समृत स्वर कौन सा है, या विब्रत क्या है, या समृत स्वर कौन सा है।
तो अब यहाँ पर मैं आपको स्वरों को बता रहा हूँ। यहाँ पर ही दोस्तों जो लोग खुद से पढ़ते हैं या फिर आपने देखा होगा जो भी उनका सोर्स रहता है रट लेते हैं। दोस्तों रटने से कभी उसका समाधान नहीं होगा। आपको कुछ समय के लिए याद होगा, हो सकता है परीक्षा हॉल में इतने सारे प्रश्न देखकर आप कंफ्यूज हो गए और आपने जो घर से रट कर आए थे कि भाई विभ्रत स्वर में आ होगा, विभ्रत स्वर में आ होगा, तो रटने की आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान से समझिए कि यहाँ पर इन 4 स्थितियों में मैं किस प्रकार स्वरों का वर्गीकरण कर रहा हूं। अब ध्यान समझें उस चीज को कि इन चारों स्थितियों में कौन कौन से स्वर आएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं फिलअप कर रहा हूं विभ्रत स्वर। विभ्रत का मतलब क्या होता है? खुला हुआ। मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में आपका मुख पूरा खुलता है वह क्या होगा? विभ्रत स्वर होगा। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 11 स्वरों में से ऐसे कितने स्वर हैं जिनका उच्चारण करने पर आपका मुख पूरा खुलता है। 11 स्वरों में से ऐसे कितने स्वर हैं जिनके उच्चारण में आपका मुख द्वार पूरा खुलता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। 11 स्वर यदि हैं तो उसमें से ऐसे कितने स्वर हैं, या आप स्वर का नाम भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मात्र कौन सा स्वर है या जो मुख द्वार के जो आपके जिसके उच्चारण में मुख द्वार आपका पूरा खुलता है। तो आई होप यहाँ पर आपने आंसर दिया होगा। काफी आसान सा आंसर था कि भाई 11 स्वरों में से एकमात्र जो आ स्वर है, दोस्तों जो दीर्घ आ है, जब कहेंगे आप आ, तो यहाँ पर इसका मतलब है जो बड़ा आ होता है दीर्घ आ होता है। जब मैं दीर्घ आ का उच्चारण करता हूं तो हमारा मुख पूरा खुलता है। जी हाँ दोस्तों, 11 में से एकमात्र आपका दीर्घ आ ही ऐसा स्वर है जिसके उच्चारण में आपका मुख कैसा खुलता है? पूरा खुलता है। इस तथ्य को इस प्रकार से समझिए कि जब बचपन में हम डॉक्टर के पास चिकित्सा के लिए जाया करते थे तो उस समय डॉक्टर आपसे कहता था कि भाई आपकी जीभ बताइए। अब हमें तो नहीं पता, तो ये डॉक्टरों की थी हमारी जीभा को चेक करना है, हमारी जीभ की जांच करना है, तो जीभ कैसे निकालना है, क्योंकि जीभ तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हमें थोड़ी ना पता है कि हम हमारे मुख को किस प्रकार रखें कि हमारी जीभ पूरी दिख जाए। तो उस स्थिति में डॉक्टर हमसे कहता था कि क्या बेटा अपना मुख खोलो, या फिर कहता था बोलता था कि आ करो, तो हम क्या करते थे? आ। इसका मतलब है आ कहने पर आपकी जीभ पूरी दिख जाती थी। बचपन में हम डॉक्टर पास जाया करते थे तो डॉक्टर हमसे कहता था कि आ करो, तो आ करने पर बच्चे को, डॉक्टर को पता चल जाएगा और बच्चे को भी समझ में आएगा कि यदि आ करेगा तो स्वतः ही उसकी जीभ पूरी दिख जाएगी, क्योंकि बच्चे को तो पता नहीं रहता है, छोटे से बच्चे को, कि भाई वह मुख कैसा खोले कि जीभ पूरी दिख जाए। तो डॉक्टर कहा करते थे कि बेटा आ कीजिए। इसका मतलब है आ एकमात्र ऐसा स्वर है जिसके उच्चारण में आपका मुख कैसा खुलता है? पूरा खुलता है। तो आई होप इसको तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, डॉक्टर और बच्चे अलग कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। तो खुले का मतलब होता है जिसके उच्चारण में स्वर पूरा, जिसके उच्चारण में मुख पूरा खुले, और वह एकमात्र कौन सा स्वर है दोस्तों? आपका आ। अब ध्यान से समझिए, मैं आपको अंतिम कक्षाओं में बता चुका हूं कि जो आ होता है दोस्तों, ये जो दीर्घ आ होता है ये कब बनेगा? जब दो लघु आ मिलते हैं तो दीर्घ संधि में क्या बन जाता है? बड़ा आ मिल जाता है। क्या कह रहा हूं कि जब दो छोटे आ मिलते हैं तो क्या बन जाता है? बड़ा आ बन जाता है। या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूं क्या कि जब दो आधे आ मिले, मतलब 1/2 प्लस 1/2, जब दो आधे आ मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे? पूरे का मतलब है एक बन जाएगा, या फिर क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। इस प्रकार सिंपल समझ गए कि दो छोटे आ मिलने से या दो आधे आ मिलने से बड़ा आ बन जाएगा। अब मैं आपसे क्या कह रहा था कि जब आप बड़े आ का उच्चारण कर रहे थे, मतलब एक का उच्चारण कर रहे थे, तब मुख कैसा खुल रहा था? पूरा। और चूंकि हमने कहा है आ आधे आ को मिलाने से बनता है, इसका मतलब है जब आ अपने आप में आधे हैं और दो आधे आ मिलकर क्या बना दिया? आ। और आ का उच्चारण करने पर मुख पूरा खुल रहा था, क्योंकि आ अपने आप में क्या है? पूर्ण है, मतलब कंप्लीट है। और ये जो आ है अपने आप में कैसे हैं? आधे हैं। तो बताइए इनके उच्चारण करने में मुख आधा खुलेगा या पूरा? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि जो आ स्वर होगा वो इन चारों में से किस भाग में मैं रखूंगा।
ध्यान से समझिए, आ जो स्वर है, जब मैं आ का उच्चारण कर रहा था तब तो मेरा मुख कैसा खुल रहा था, पूरा खुल रहा था। और हमने कहा है कि दो छोटे आ मिलाकर आ बन जाता है। अभी जब आ के उच्चारण में पूरा खुल रहा है तो जाहिर सी बात है छोटे आ के उच्चारण में मुख कैसा खुलेगा दोस्तों, आधा, क्योंकि जब दो आधे आधे मिलाओगे तभी तो पूरा बनेगा। इसका मतलब है क्या कि अर्ध विभ्रत स्वर में क्या जाएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा। इसका मतलब है एकमात्र आ स्वर ऐसा है, अभी तक हमने जितना समझा है उसमें से मैं बात कर रहा हूं कि अभी तक हमने देखा है आ स्वर एकमात्र ऐसा है जिसके उच्चारण में मुख कैसा खुल रहा है, आधा, और इसी का दीर्घ रूप बड़ा आ, तो बड़ा कहने का मतलब मुख कैसा खुलेगा, पूरा खुलेगा। अब दोस्तों बाकी स्वरों की हम बात करें, उनको भी देखते हैं कि भाई किस प्रकार से समझना है। चलिए दोस्तों, अब देखो समृद्ध स्वर की बात करें कि भाई जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आपका पूरा बंद रहता है, तो मुझे आप बता सकते हैं क्या कि समृद्ध स्वरों की कुल संख्या कितनी होगी, ऐसे कितने स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख आपका पूरा बंद रहता हो या क्लोज रहता हो। तो यहाँ पर दोस्तों अब जो बचे हुए स्वर हैं, जो बचे स्वर आपके कौन कौन से हैं, आ हो चुका है, अब क्या आएगा, छोटी ई, फिर क्या आएगा आपकी दीर्घ ई, फिर क्या आएगा दोस्तों आपका ऊ होगा, फिर क्या होगा आपका दीर्घ ऊ होगा। और इसके बाद जो चार रहेंगे, जिनकी हम बात करें, इसके बाद जो आपके चार कौन कौन से आपके ए, आई, ओ, औ, इन चार को भी अलग से लिख लेते हैं। क्या कह रहा हूं कि आ में तो मुख आपका पूरा खुलेगा। अब आ का आधा क्या होता है, आ, इसका मतलब आ के उच्चारण मुख कैसा खुलेगा, आधा खुलेगा। अब आ और आ के बाद कौन कौन से स्वर आते हैं, छोटी ई, दीर्घ ई, दो आपका छोटा और आपका दीर्घ ऊ। तो इन चार स्वरों के उच्चारण में, अब स्वरों को उच्चारण कीजिए, ई, ऊ, ऊ, तो इन सभी के उच्चारण में आपका मुख कैसा रहता है, लगभग बंद रहता है। इनका मतलब ये हुआ कि इन चार स्वरों का उच्चारण जब हम करेंगे तो आपका मुख कैसा रहता है, लगभग बंद रहता है। इसका मतलब है ये चार स्वर कैसे हो गए दोस्तों, आपके समृद्ध स्वर हो गए। फिर इसके बाद जो चार बचे हैं कौन कौन से आपके, ए, आई, ओ, औ। अब ये कहां पर कैसे होंगे उसको भी जानिए दोस्तों, रटने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी विद्यार्थी रट इन्हें आसानी से लेगा, किंतु लाइफ टाइम यदि आपको याद रखना है तो आज मैं जो बहुत ही गजब कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ा होगा, उस कॉन्सेप्ट को जानिए। तो चार मैंने यहाँ पर जो रखे थे, आ के बाद जो अगले चार थे वह कहाँ रख दिए दोस्तों, मैंने आपके समृद्ध स्वर में रख दिए। अब बचे कौन से, चार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं, जब हमने जीवित के आधार पर बात की थी तो री स्वर को हमने स्थान नहीं दिया था। उसी प्रकार जब मुख्य द्वार खुलने की बात आती है तो यहाँ पर हम दोस्तों री स्वर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, या फिर अब रखना भी चाहते हैं, कुछ भी किताबों में बोल दिया जाता है यहाँ पर दीर्घ आपके री को भी शामिल कर लिया जाता है। चाहे तो कर भी सकते हैं और आप ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम 5 री मान लें, ये जो आपके 5 हैं, छोटी, बड़ी, छोटा हो, बड़ा हो, री, इन स्वरों के उच्चारण में आपका मुंह लगभग बंद रहेगा। अब बच्चे हुए आगे के चार, ये कहां पर कैसे जाएंगे उस चीज को जानिए। तो हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो आ स्वर है, आई स्वर है, औ है और औ है, तो जो आ स्वर है दोस्तों किसके योग से बनता है, तो हमें पता है आ प्लस ई से क्या बनेगा दोस्तों, ए बनेगा गुण संधि में। आई का बनेगा जब आ के साथ क्या होगा दोस्तों, आपका ए होगा। ओ का बनेगा जब आ का योग दोस्तों किससे होगा, आपकी गुण संधि में आपके ऊ से होगा। और औ का बनेगा जब आ के साथ क्या होगा दोस्तों, आपका ओ होगा। तो इस प्रकार की जो संरचना है मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि ये चारों के चारों स्वर क्या कहलाते हैं दोस्तों। लास्ट क्लास में बताया था ये चारों के चारों स्वर क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं या मिश्रित स्वर कहलाते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बता चुका था कि जो चार स्वर मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इन स्वरों को क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर। और संयुक्त या मिश्रित का मतलब है, क्यों संयुक्त का मतलब तो मिला हुआ, क्योंकि इन स्वरों की रचना दो अलग अलग स्वरों से हुई है। देखिए ये दो अलग है, ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, ये दोनों आपके अलग है। तो इन स्वरों की संरचना
दो अलग अलग स्वरों से होने के कारण इन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं या मिश्रित स्वर कहा जाता है या फिर इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि संधि करने से या योग करने से बनते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे क्या कि इन चार स्वरों के निर्माण में एक स्वर कॉमन है। इन चार स्वरों के निर्माण में एकमात्र कौन सा स्वर कॉमन है, वह है क्या दोस्तों, आपका आ। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी आ है, यहाँ पर आ है, यहाँ पर है, यहाँ पर आपका क्या है, अ है। इसका मतलब है जब इन चार स्वरों की संरचना की बात हुई तो इन सभी में जो अ स्वर है और आ स्वर को मैंने किसमें स्थान दिया दोस्तों, अर्ध विवृत स्वर में। मतलब जब मैं आ का उच्चारण करता हूं तो मुख आपका कैसा खुलता है, आधा खुलता है। इसका मतलब है इन चारों स्वरों के निर्माण में आपका कौन सा स्वर शामिल हो रहा है, अर्ध विवृत स्वर। ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट को। इन चारों स्वरों के निर्माण में एकमात्र कौन सा स्वर कॉमन आ रहा है, तो वह कौन सा आपका अर्ध विवृत स्वर। इसका मतलब हो ना हो ये जो चार स्वर है, हो ना हो ये चार स्वर आपके या तो अर्ध विवृत स्वर में आएंगे या फिर किस में आएंगे, अर्ध संवृत में आएंगे। क्या बोल रहा हूं, क्योंकि इन चारों स्वरों के निर्माण में एकमात्र किसका इस्तेमाल किया गया है, कॉमन अर्ध विवृत स्वर का। और यदि अर्ध विवृत स्वर का है इसका मतलब है ये चारों स्वर या तो अर्ध विवृत वाले में आने चाहिए या फिर किस में आना चाहिए, आपके अर्ध संवृत स्वर में आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, बारी बारी से सब लिख देता हूं। एक पहला ए था तो मैंने कहां पर लिख दिया, आपके अर्ध संवृत स्वर में लिख दिया। और अगला जो ऐ था मैंने आपके अर्ध विवृत में लिख दिया। अगला आपका ओ मैंने कहां पर लिख दिया, अर्ध संवृत स्वर में लिख दिया। और जो औ है आपका एक बराबर मैंने अर्ध विवृत में लिख दिया ताकि यह भी नाराज ना हो। मतलब एक एक मैंने सबको बांट दिया ताकि कोई भी आपका नाराज ना हो। मतलब इसमें से ये वाले अल्टरनेट की बात करें, ये अल्टरनेट की बात करें, ए और औ एक एक कहां पर लिख दिए, अर्ध संवृत में। अर्ध विवृत स्वर भी बुरा ना लगे इस कारण हमने फिर अल्टरनेट या एक एक यहाँ पर हमने कहां पर किस में लिख दी दोस्तों, आपके अर्ध विवृत स्वर में लिख दिए। तो इस प्रकार से आपके ये 11 स्वरों का वर्गीकरण मुख्य द्वार के आधार पर हो गया कि संवृत स्वर में कितने आते हैं, 5। अर्ध संवृत में कितने आएंगे, ए ओ। आप बोल के देखिए ए ओ। इसका मतलब है इन स्वरों के उच्चारण में मुख आपका बंद तो रहता है किंतु कैसा रहता है, आधा। और इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, आपकी 2। विवृत स्वर कितने होते हैं, एकमात्र आ होगा 1। अर्ध विवृत स्वर में कितने होंगे दोस्तों, आपके ए आई और कितने होंगे आपके औ। तो ये 3 आपके ये होंगे। इस प्रकार आप देखेंगे 5 2 7 8 8 3 11। तो आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि कौन सा स्वर आपका विवृत है, कौन सा अर्ध विवृत है, कौन सा संवृत है और कौन सा आपका अर्ध संवृत है। रटने की आवश्यकता नहीं है। आज मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ा होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आपका बढ़िया है। पुनः मैं एक बार पूरी चर्चा विस्तार से कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी समझ में जाए। हमने देखा कि भाई मुख्य द्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। 4 कौन कौन सी कंडीशन होती हैं वो मैंने आपको बता दी। अब देखो परिभाषा तो कोई भी रट लेगा और परिभाषा एग्जाम में आती भी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, परीक्षा में अंक प्राप्त करने के लिए इन स्वरों को भी रट लेते हैं कि भैया अर्ध विवृत स्वर में ये होंगे, अर्ध संवृत में ये होंगे। दोस्तों रटा भी एक सीमित समय तक ही जा सकता है। यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, तथ्य की गहराई तक आप पहुंच चुके हैं, इसका मतलब आप वास्तविक रूप से तैयारी आपने प्रारंभ कर दी है और आप बिल्कुल सफल अपने परीक्षाओं में होंगे। तो यहाँ पर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है क्या कि भाई जब बचपन में हम डॉक्टर के पास जाया करते थे, डॉक्टर हमसे बोलता था कि भाई अपना मुंह करो आ। इसका मतलब है आ स्वर ऐसा है जिसके उच्चारण में मुख कैसा खुलता है, पूरा। अब आ का छोटा क्या होता है, अ। इसका मतलब है आ के उच्चारण में मुख पूरा खुल रहा है। इसका मतलब है आ का छोटा क्या होता है, अ। मतलब आ के उच्चारण में मुख कैसा खुलेगा, आधा। फिर उसके बाद हमने कहा था आ और आ के बाद अब जो स्वर आते हैं कौन कौन से, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ और री। ये 5 स्वरों को मैंने किस में लिख दिया, संवृत स्वर में। अब बचे कौन कौन से, ये 4। फिर हमने देखा कि क्या यार ये जो 4 स्वर हैं
इन स्वरों के निर्माण से बनते हैं और इन सभी में कॉमन कौन है? आ। और कॉमन आ है, इसका मतलब आ किसमें? आपके अर्धविभ्रत में। इसका मतलब हो ना हो ये जो है चार या तो अर्ध संवृत वाले सेक्शन में आएंगे या फिर किसमें आएंगे? अर्धविभ्रत स्वर में। क्यों? क्योंकि इन सभी में कॉमन क्या पाया जा रहा है? अर्ध। इसका मतलब है अर्ध वाले कॉलम में होंगे या तो अर्ध समृद्ध में होंगे। अब हमने क्या कर दिया, एक यहाँ पर लिख दिया, एक यहाँ पर लिख दिया ताकि सही बुरा न लगे। जो बंटवारा होता है तो वही बराबर बराबर होता है। अब ए यहाँ लिखा तो आई यहाँ पर लिख दिया, ओ यहाँ लिखा तो ओ मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार का हमने स्वरों को यहाँ पर सीक्वेंस में रखा है। ये सारी वार्ता आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए चलते हैं अब अगले बिंदु की ओर। चलिए तो अभी हमने जो स्वरों का वर्गीकरण देखा था वह था दोस्तों हमारा आपका क्या कि मुख्य द्वार खुलने के आधार पर। अब जो सेकेंड लास्ट होगा दोस्तों 5वें नंबर पे, सेकेंड लास्ट जो 5वें नंबर पे है वह कौन सा दोस्तों? वह जानिए तो होगा भाई आपके होठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर। तो दोस्तों होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इसका आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कुछ विद्यार्थी काफी बहुत ही अच्छा कमेंट कर रहे हैं, आपका राइट आंसर दे रहे हैं, तो बिल्कुल कोशिश करते रहिएगा। पहले आप बताइए कि होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ 1 2 3 4। 1 2 3 4 होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा वह होगा 2। मतलब होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के माने जाते हैं? 2। अब 2 कौन कौन से होंगे वह जानिए दोस्तों। पहला तो होता है आपका क्या? वृत्ताकार। वृत्ताकार। दूसरा होगा दोस्तों आपका अवृत्ताकार। अब देखो यहाँ पर अब वृत्ताकार अवृत्ताकार का मतलब क्या हुआ कि भाई सिंपल सा है, जिन स्वरों के उच्चारण में आपके जो होठ हैं वह वृत्त के आकार के बनते हैं या गोलाकार आकृति में बनते हैं, वह तो कौन से कहलाएंगे? वृत्ताकार स्वर। और देखो अब वृत्ताकार स्वर में मैंने कौन सा उपसर्ग जोड़ दिया? अ। और हमें पता है अ उपसर्ग का प्रयोग हमेशा नहीं के संदर्भ में किया जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिन स्वरों के उच्चारण में आपके होठ वृत्ताकार नहीं होते या गोलाकार नहीं बनते वह किस में जाएंगे दोस्तों? आपके अवृत्ताकार में जाएगा। अब वृत्ताकार स्वर को ही एक और बोला जाता है, बोले व्रतमुखी। इसी को बोलते हैं दोस्तों आपका व्रतमुखी। और अवृत्ताकार को बोलते हैं आपका अवृतमुखी। अवृतमुखी। तो परिभाषा भाई सिंपल सी हो गई कि भाई जिन स्वरों के उच्चारण में आपके होंठ गोलाकार हो या वृत्त की आकृति में बने वह तो वृत्ताकार या वृत्तमुखी। और जिन स्वरों के उच्चारण में आपके होंठ गोलाकार नहीं बनते या वृत्त की आकृति के नहीं बनते तो उसे तो क्या बोला जाएगा दोस्तों? आपका अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी कहा जाता है। अब बात आती है सर कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जो वृत्ताकार या वृत्तमुखी वाले कॉन्सेप्ट में आएंगे। तो आप खुद से सोचिए ऐसे 11 में से कौन कौन से स्वर हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुख गोलाकार बनते हैं या आपके जो होंठ हैं वृत्त के आकार के बनते हैं। तो आप देखेंगे आप उच्चारण करेंगे उ, दीर्घ उ, ओ और औ। ये 4 ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख आपके होंठ गोलाकार बनता है। कौन कौन सा? आपका छोटा उ, दीर्घ उ, ओ और क्या है दोस्तों लास्ट में आपका औ।
ये 4 ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में आपके होठ कैसे बनते हैं दोस्तों, आपके गोलाकार। ऐसा माना जाता है कि इनके उच्चारण में आपके होठ कैसे बनेंगे दोस्तों, आपके गोलाकार बनेंगे। अब बच्चे हुए जितने भी आपके कौन कौन से आपके बच्चे भी आपके जितने भी आपके आ छोटी ई दीर्घ ए आई, तो ये आपके दोस्तों आपके जो 6 हैं, ये 6 किसमें माने जाते हैं, आपके अवृत्ताकार में, क्योंकि इनके उच्चारण में आप देखिएगा आपके जो होंठ है वह वृत्ताकार है, गोल आपके नहीं बनते। चाहे तो आप इसे यहाँ पर री को भी शामिल कर सकते हैं, किंतु मैं कह रहा हूँ यहाँ पर री को मान्यता नहीं दी गई है कि भैया री का जो कॉन्सेप्ट है ना तो जीभ में प्रयोग होता है, ना मुख में प्रयोग होता है, ना कि आपके होठों में प्रयोग होता है, किंतु कुछ कुछ किताबों में दे दिया गया है। चाहे तो आप इसे री को हटा भी सकते हैं। इस प्रकार जो 6 हैं इनके उच्चारण में आप देखेंगे अ आ ई ए ऐ, इनके उच्चारण में आपके होंठ गोलाकार नहीं बनते, गोलाकार सिर्फ आपके उ औ ओ औ इनमें आपका बनता है। तो सिंपल सा ये तो क्लियर होगा कि होठों की स्थिति आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2। चलिए लास्ट और अंतिम हम अब बिंदु की ओर चल रहे हैं, और वह क्या है दोस्तों 6वें नंबर पे। फिर यहाँ से आपका स्वरों का वर्गीकरण समाप्त हो जाएगा। अब 6वें नंबर हम करेंगे क्या, हवा के नाक व मुंह से या मुख से निकलने के आधार पर। चलिए, तो हवा के नाक मुख से निकलने के आधार का तात्पर्य है कि भैया ऐसे कौन कौन से स्वर हैं जिनके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, ऐसे कौन से स्वर हैं जिनके उच्चारण में हवा मुख से निकलती है, या फिर ऐसे कौन से स्वर हैं जिनके उच्चारण में हवा नाक से भी निकले और मुख से भी निकले। तो यहाँ पर आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। बताइए मुझे, हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन आपके हैं 1 2 3 4। बताइए हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों 2। कितने प्रकार के होते हैं आपके दोस्तों, 2। अब 2 कौन कौन से होंगे वह जानिए। एक होगा दोस्तों आपका निर्नुनासिक। क्या होगा आपका, निर्नुनासिक, निर्नुनासिक। और दूसरा दोस्तों होता आपका अनुनासिक। दूसरा दोस्तों आपका अनुनासिक। अब दोस्तों यहाँ पर जो निर्नुनासिक यहाँ पर बना हुआ है, ये आपके किन शब्दों का शाब्दिक विच्छेद है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह आपके दोस्तों व्यंजन संधि को उदाहरण है। इसका जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा, निर्धन अनुनासिक। क्या आएगा, निर्धन अनुनासिक, निर्धन अनुनासिक। तो निर्धन अनुनासिक बराबर क्या बच्चा आपका, निर्नुनासिक। अब दोस्तों निर्नुनासिक का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल दोस्तों मुख से निकले। क्या बोल रहा हूं, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकले वह तो क्या कहलाएंगे आपके दोस्तों, निर्नुनासिक। और अनुनासिक का मतलब होगा जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकले। क्या कह रहा हूं, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकले तो वह तो क्या कहलाएंगे दोस्तों, अनुनासिक। और जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है तो वह क्या कहलाते हैं दोस्तों, आपके अनुनासिक कहलाते हैं। अब दोस्तों जितने भी आपके स्वर होते हैं, जितने भी आपके स्वर होते हैं, केवल री को छोड़कर, केवल री को छोड़कर जो 10 स्वर होते हैं यह तो कैसे माने जाते हैं, आपके निर्नुनासिक। मतलब इन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, सिर्फ किसको छोड़कर, री को छोड़कर। अब बात करते हैं फिर अनुनासिक में कौन कौन से स्वर आएंगे। तो दोस्तों आपके अनुनासिक स्वर में आपकी चंद्र बिंदु आती है। जो आपकी चंद्र बिंदु होती है या चंद्र बिंदु वाले जो स्वर होंगे वह क्या कहलाते हैं दोस्तों, आपके अनुनासिक कहलाते हैं। मतलब इन्हीं 10 स्वरों पर यदि मैं चंद्र बिंदु का प्रयोग कर दूं तो वह किसमें आपका तब्दील हो जाएगा, अनुनासिक स्वर में आपका तब्दील हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज स्वरों के जो 6 विभाजन थे वह पूर्ण किए हुए हैं। अब इससे आगे हम दोस्त नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान की, किस स्वर का उच्चारण कहां से होगा। तो आज की क्लास के लिए दोस्तों इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।